हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को 9 चैप्टर पढ़ाया है और 9वें चैप्टर का ही अंतिम जो पार्ट है, भारत में अंग्रेज़ों की उपलब्धियां यानी ब्रिटिश राज की उपलब्धियां जो हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत उपलब्धियों के अंतर्गत ही हम लोग भारत में जो गवर्नर जनरल आए थे उन सब की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके कार्यों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने दोस्तों अभी तक आप लोगों को बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करते हुए अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो इस पे बना लिया है। अब आज 5वां वीडियो है ये, और ये आज एंड हो जाएगा। आज कंप्लीट हमारे हो जाएंगे भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की कहानी। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 वीडियो होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग आधा इतिहास आपको बता दिया गया है जो 1757 से शुरू होता है। 1757 से पहले का तो इसमें जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन 1757 से लेके 1947 लगभग 200 साल की कहानी का जिक्र किया गया है कि किसके समय में कौन सा काम हुआ और क्या क्या हुआ। इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको नेशनल मूवमेंट को पढ़ाने में। जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तब संभवतः कल से हम नेशनल मूवमेंट की शुरुआत आपको करेंगे और बहुत मज़ा आएगा दोस्तों उस वीडियो को पढ़ने में। क्योंकि नेशनल मूवमेंट अगर आप कंटिन्यू में कोई भी व्यक्ति वीडियो को ध्यान से देखेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की तरफ दिखाई देगा। और ऐसा पढ़ाऊँगा जैसा आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल हम लोग लास्ट पढ़े थे लॉर्ड इरविन तक, और इरविन के बारे में हमने देखा था कि कैसे इरविन ने भारत में काम किया था। 1931 ईस्वी तक बहुत सारे काम हुए थे। अब 1931 से लेकर 1936 के बीच में भारत में एक वायसराय आया था जिसका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। कहा जाता है कि इसी के कार्यकाल में 1931 ईस्वी में 31 ईस्वी तथा 1932 ईस्वी में क्रमशः द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने कल बताया था कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 और 1932 में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में गांधी जी यहाँ से राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे, जहाँ पे उनका स्वागत किया गया था। लेकिन वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों असफल रहा था और फिर वहाँ से गांधी जी खाली हाथ ही वापस आए थे। तो इसके ये घटना भी किसके, विलिंगटन के समय में ही हुई थी। अगला कह रहा है कि अगस्त 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कैमनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत तथाकथित निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की गई। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर भी बैठे थे और तभी जाकर बाद में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कैमनल अवार्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, जो 1932 में आया था। अंग्रेजों की एक घृणित नीति थी जो पहले उन्होंने भारत में जो चाल हिंदू और मुस्लिम को चले थे बांटने का, जो आगे चल करके सिख, ईसाई और बौद्ध को बांटते थे, अब वो हिंदू को हिंदू से ही बांटने का प्रयास कर रहे थे। चर्चा दोस्तों हम लोग नेशनल मूवमेंट में करेंगे। अब आ रहा है पूना पैक्ट। कैमनल अवार्ड में हिंदू समुदाय के निम्न जातियों को दिए गए पृथक निर्वाचन को अस्वीकृत करते हुए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन आरंभ किया। तदोपरांत दलित नेता B.R. अम्बेडकर के साथ मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसके प्रावधान निम्नलिखित थे। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछाता है पूना पैक्ट के बारे में, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या प्रावधान थे? केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सदस्यता सुनिश्चित की गई। प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 के स्थान पर 148 कर दिया गया। उसके बाद से वो मान गए थे। 1932 में कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, जिसका नामांकन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। इसके प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला तथा P.N. बजाज थे। याद रखिए दोस्तों, उतनी कोई खास नहीं है। 1932 ईस्वी में देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई थी। इसको दोस्तों याद रखना
कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना 1932 ईस्वी में देहरादून में की गई थी। 1933 ईस्वी में भारत में राजनीतिक सुधार पर श्वेत पत्र जारी किया गया। 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, जो 30 में शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और 1935 ईस्वी में ब्रिटिश भारत से बर्मा तथा अदन को अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा एवं सिंध को नया राज्य बनाया गया था। 1935 में उड़ीसा नया राज्य बना था, जो बंगाल का ही हिस्सा था, याद रखना दोस्तों। अब ये जब कंप्लीट हो जाता है तब हमारा आता है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये 36 से लेकर 43 तक रहता है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1936-37 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ। टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 6 प्रांतों में से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और 2 अन्य प्रांतों में बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी और एक जगह सजा मिलाकर टोटल 9 जगह पे इसने सरकार बनाया था। इसकी चर्चा नेशनल मूवमेंट में हम लोग करेंगे। इसी समय 1837 ईस्वी में कांग्रेस का पहली बार किसी गांव फैजपुर यानी महाराष्ट्र में वार्षिक अधिवेशन भी हुआ था। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की इच्छा जाने बगैर शामिल किए जाने के विरुद्ध में कांग्रेस मंत्रिमंडल का अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया गया। मतलब जो हमारी सरकार बनी थी वो 28 महीने के बाद गिर गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ये सवाल पूछा था दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसके कार्यकाल में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीय सहयोग को प्राप्त करना था। इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। 1940 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। दरअसल कांग्रेस तथा महात्मा गांधी अंग्रेजों का विरोध तो करना चाहते थे, परंतु विश्व युद्ध की परिस्थितियों में उसके समक्ष संकट खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोस्तों आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बड़ी पूछा जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी पाकिस्तान की मांग एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में पहली बार 1940 में ही मुस्लिम लीग ने की थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की विषम होती परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति भेजने के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से असंतुष्ट कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ किया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? मुंबई में। ये भी सवाल आपको कई बार पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1939 में मुंबई में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि अब बेबल आता है 1943 से 1947 तक। इसी के समय में 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग ने 1944 ईस्वी के अपने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा भी दिया था। बांटो और राज करो का नारा आपने सुना होगा, लेकिन बांटो और छोड़ो यानी भारत को बांटो और भारत से बाहर निकलो, अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था। भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 ईस्वी में वेवेल प्लान की घोषणा की गई तथा प्लान के आधार पर दोस्तों शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण असफल हो गया। सम्मेलन में जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण यह सम्मेलन विफल हो गया। इसी के शासनकाल में 1946 में केंद्रीय विधानसभा के लिए आम चुनाव संपन्न हुए। पंजाब में मिली जुली सरकार ने सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग ने तथा मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। बेवेल के शासनकाल में मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भी आया था। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। दोस्तों ये पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य भी भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करते हुए आगामी सुधारों और सरकार के गठन के लिए सुझाव प्रस्तुत करना था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानसभा से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली के द्वारा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की 201 तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था।
और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की आह्वान भी किया था। तो ये दोस्तों याद रखना है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग को मना करने के उपरांत 2 सितंबर 1946 ईस्वी को केंद्र में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 1945 ईस्वी में लेबर पार्टी के प्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित जीते गए। एटली द्वारा जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई। आजाद हिंद फौज प्रकरण और वायु एवं नौसेना विद्रोह के कार्यकाल भी इसी के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आता है लॉर्ड माउंटबेटन जो था, यही अंतिम स्वतंत्र भारत का अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल सिद्ध हुआ। 47-48 तक रहा। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इन्हें ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की योजना की घोषणा की, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसी अधिनियम के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। विभाजन और स्वतंत्रता की इस योजना को बाल्कन प्लान या 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इस योजना के निर्माण में वायसराय के सचिवालय में उच्च पदस्थ बीपी मेनन की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही थी। सांप्रदायिकता के विरुद्ध महात्मा गांधी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। इसी समय रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा निर्धारण भी किया गया था पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो वन मैन बाउंड्री किसे कहते हैं, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को दी गई थी, उपमा दी गई थी। अब दोस्तों आगे हम लोग करते हैं, लास्ट टॉपिक है ये कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल विदेशी जो थे वो तो थे हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन जो प्रथम भारतीय था उसका नाम था राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो 48 से 50 तक रहे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। राजगोपालचारी 1948 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, और इसी के बाद ही भारत में राष्ट्रपति का पद बना दिया गया, जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिला दिया गया संविधान सभा के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आज कम से कम 5 वीडियो के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में चर्चा किया। और निश्चित तौर पर दोस्तों ये 5 वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हालांकि आगे हम लोग नेशनल मूवमेंट करेंगे, वहाँ पर भी इसमें से बहुत सारी बातों की चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करना, यहाँ तक आप आइएगा और अपने दोस्तों को कोई वीडियो अंत तक देखिएगा तो फायदा होगा, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।